And pranam to all of you. Again, I am coming back to my channel, Asit Government Rule Guru. Let's complete. Today, I will discuss DPC, Departmental Promotion Committee. So, I will explain details about DPC. You can get very good informations related to the seal cover procedure, composition of DPC, officers on deputation and foreign service for promotion, procedure when the appointing authority does not agree with DPC recommendations, and many things I will discuss. So my friends, please subscribe my channel, share my channel, like my channel, so that you can get notification for my upcoming videos. So follow my Facebook page, same Asit Government Rule Guru. My WhatsApp number is there, 8327782034. If any queries there, you can contact with me and clear your doubt. Now I am going to discuss Departmental Promotion Committee, DPC. You get all the complete informations. So you see, the Departmental Promotion Committee, it is a statutory body formed to assess the suitability of central government employees for promotion, confirmation or upgradation. प्रमोशन बेसिकली एक नॉर्मली एक टेन्योर होता है, वैकेंसी के हिसाब से प्रमोशन होता है, जो रिक्रूटमेंट रूल्स होता है उसके हिसाब से प्रमोशन मिलता है. कन्फर्मेशन वैसे प्रोबेशन पीरियड जो कन्फर्मेशन है तो वो भी क्लियरली मेंशन होता है रिक्रूटमेंट रूल के हिसाब से, और अपॉइंटमेंट लेटर में क्लियरली मेंशन होता है कि बेसिकली 2 years रहता है जैसे प्रोबेशन पीरियड. सो वो भी डीपीसी उसको कंफर्म करता है. अपग्रेडेशन भी है, आप देखा होगा एक एमएससीपी है, मॉडिफाइड अश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन, जो सेंट्रल गवर्नमेंट का रूल है कि 10 years में, देन अगेन 20 years में, देन अगेन 30 years में, ऐसे आपका पे लेवल चेंजेस होता है, पे लेवल अपग्रेडेड होता है. तो इसमें बेसिकली जो डीपीसी जो डिसाइड करता है रिलेटेड टू द प्रमोशन, कन्फर्मेशन एंड अपग्रेडेशन, इट्स कॉन्स्टिट्यूशन एंड फंक्शनिंग आर गवर्न बाय द, इसके ऊपर क्वेश्चन आता है, इसका जो कॉन्स्टिट्यूशन जो फंक्शनिंग है एक्चुअली गवर्न बाय द डीओपीटी, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग. ठीक है, डीओपीटी का गाइडलाइंस है क्लियरली कि डीपीसी कैसे कॉन्स्टिट्यूट होगा और उसका क्या फंक्शन है. तो डिटेल्स एक्चुअली डीओपीटी उसको गाइडलाइंस को रिलीज करता है. ठीक है, यहां पर देखिए की क्राइटेरिया फॉर डीपीसी कंसिडरेशन. फर्स्ट वन एलिजिबिलिटी है, मस्ट हैव कंप्लीटेड द प्रेस्क्राइब्ड मिनिमम क्वालिफाइंग सर्विस. देखिए जब प्रमोशन का बात आएगा तो एक मिनिमम क्वालिफाइंग सर्विस होता है कि इतना मिनिमम क्वालिफाइंग सर्विस के बाद द कंसर्न एम्प्लॉई इज एलिजिबल फॉर प्रमोशन. ठीक है, तो वही है मस्ट हैव कंप्लीटेड, जो रिक्रूटमेंट रूल के हिसाब से एक मिनिमम क्वालिफाइंग सर्विस के बाद एक्चुअली द कंसर्न एम्प्लॉई एक्चुअली एलिजिबल फॉर प्रमोशन. मस्ट फुलफिल ऑल द एजुकेशनल एंड प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस एज पर द रिक्रूटमेंट रूल्स. जो रिक्रूटमेंट रूल के हिसाब से जो भी एजुकेशनल जो भी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस चाहिए वो फुलफिल करना चाहिए कंसर्न एम्प्लॉई, क्योंकि जब उसका पोस्ट अपग्रेड होगा, वो जो प्रेजेंट पोस्ट में है वो अभी हायर पोस्ट में जाएगा, उसमें क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन चाहिए, क्या प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन चाहिए, ये तो रिक्रूटमेंट रूल्स में है. उसके हिसाब से सपोज वो एजुकेशनल प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस को वो एक्चुअली एलिजिबल है, तो इट मीन्स वो प्रमोशन के लिए एलिजिबल है. तो जो एलिजिबिलिटी है, 2 things, मिनिमम क्वालिफाइंग सर्विस अकॉर्डिंग टू द रिक्रूटमेंट रूल्स, और जो पोस्ट अपग्रेड होगा वो उसके लिए क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन चाहिए कि प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन चाहिए, तो उसको फुलफिल करना चाहिए. ठीक है, तो फर्स्ट वन एलिजिबिलिटी. सेकेंड अपार्स को देखेंगे, एनुअल परफॉर्मेंस अप्राइजल रिपोर्ट्स. तो उसमें डीपीसी कंसीडर्स एनुअल परफॉर्मेंस अप्राइजल रिपोर्ट्स फॉर द लास्ट 5 years. जो लास्ट 5 years का आपको अपर में क्या ग्रेड मिला है उसको डीपीसी भी कंसीडर करेगा. तो अपर्स मस्ट बी कंप्लीट, क्लियर एंड कंसिस्टेंट होना चाहिए. ठीक है, और एक बेंचमार्क ग्रेडिंग इज अप्लाइड, वेरी गुड होना चाहिए, ग्रुप ए पोस्ट के लिए वेरी गुड होना चाहिए. ठीक है, तो एक बेंचमार्क ग्रेडिंग होना चाहिए ग्रुप ए पोस्ट के लिए.
तो अपर्स इसमें आपको क्वेश्चन मिल सकता है। तो लास्ट 5 ईयर्स का अपर्स को एक्चुअली डीपीसी कंसिडर करता है। और आपका जो अपर बहुत क्लियर होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए और कंसिस्टेंट होना चाहिए, और ग्रुप पे पोस्ट के लिए वेरी गुड रिमार्क होना चाहिए। जैसे हम जानते हैं, जैसे विदिन 4 to 6 गुड होता है, विदिन 6 to 8 वेरी गुड होता है, विदिन 8 to 10 वो आउटस्टैंडिंग होता है। ठीक है, तो आपको अपर में विदिन 4 to 6 ये गुड है। ठीक है, और विदिन 6 to 8 इट इज वेरी गुड है, विदिन 6 to 8। सिमिलरली विदिन 8 to 10 विदिन 8 to 10 इट इज आउटस्टैंडिंग है। तो ग्रुप ए पोस्ट के लिए वेरी गुड होना चाहिए। तो एक बेंचमार्क तो इसमें क्लियर है, जब डीपीसी आपका अपर्स को कंसिडर करेगा तो वो कंसिस्टेंट होना चाहिए और अच्छा ग्रेड आपको मिलना चाहिए। ठीक है, थर्ड वन, इंटीग्रिटी एंड विजिलेंस क्लियरेंस। विजिलेंस क्लियरेंस मस्ट बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द कंसर्न्ड अथॉरिटी। तो आपका विजिलेंस क्लियरेंस एक्चुअली जिस डिपार्टमेंट में काम कर रहे हो, जिस पोस्ट में काम कर रहे हो, उसमें विजिलेंस क्लियरेंस चाहिए। और कोई पेंडिंग डिसिप्लिनरी और विजिलेंस केसेस में यदि कोई डिसिप्लिनरी केसेस कंसर्न एम्प्लॉय के अगेंस्ट में पेंडिंग है, कोई विजिलेंस केस पेंडिंग है, तो अब उसका प्रमोशन में वो पार्टिसिपेट करेगा, मगर वो जो भी एक्चुअली डिसीजन होगा उसका प्रमोशन के ऊपर, वो सील्ड कवर में रहेगा, वो विथहोल्ड होकर रहेगा। जब बाद में जब डिसिप्लिनरी केसेस एक्चुअली वो उस केस से एक्सोनरेट हो जाएगा, तब वो सील्ड कवर को ओपन किया जाएगा और क्या डिसीजन लिया गया था उसको इन्फॉर्म किया जाएगा। मगर जब पेंडिंग होता है डिसिप्लिनरी विजिलेंस केसेस, तब उसका प्रमोशन को विथहोल्ड कर दिया जाता है। ऐसा नहीं कि वो प्रमोशन के लिए पार्टिसिपेट करेगा, और जो भी डिसीजन होगा वो सील्ड कवर में रहेगा। ठीक है, तो इंटीग्रिटी एंड विजिलेंस क्लियरेंस मस्ट है। और एक है सीनियरिटी नेक्स्ट। ठीक है, तो सीनियरिटी प्रमोशन इज जनरली डन बेस्ड ऑन सीनियरिटी कम फिटनेस। दो है, एक सीनियरिटी कम फिटनेस है और एक मेरिट कम सीनियरिटी है। दो है और एक मेरिट कम सीनियरिटी है, डिपेंडिंग ऑन द पोस्ट के हिसाब से प्रमोशन के लिए जो बेस रहता है, एक सीनियरिटी कम फिटनेस है और एक मेरिट कम सीनियरिटी। सीनियरिटी कम फिटनेस क्या है कि आपका सीनियरिटी है, पर्टिकुलर जो पोस्ट में आप हो उसमें आपका सीनियरिटी है और आप फिट हो वो पोस्ट के लिए। सपोज आपको अभी अपग्रेड कर दिया जाएगा, जो प्रेजेंट पोस्ट से हायर पोस्ट को आप जाओगे उसके लिए आप फिट हो। तो एक है सीनियरिटी आपका है, और आप जो सपोज जो हायर पोस्ट को आप जाओगे उसमें आप फिट हो। और एक मेरिट कम सीनियरिटी। मेरिट क्या है, आपका जो परफॉर्मेंस है, ठीक है, उसके हिसाब से एक मेरिट बनता है। ओके, सपोज अब मेरिट जैसे बनेगा, मेरिट बनने के बाद उसमें हम सीनियरिटी जिसका ज्यादा है उसको प्रमोशन दिया जाएगा। तो फर्स्ट मेरिट होगा, मेरिट परफॉर्मेंस के हिसाब से एक मेरिट एक्चुअली लिस्ट एक्चुअली रिलीज किया जाएगा, और मेरिट लिस्ट जब आ जाएगा सीनियरिटी के हिसाब से तब आपको प्रमोशन मिलेगा। ठीक है, तो एक है सीनियरिटी कम फिटनेस। सीनियरिटी कम फिटनेस में ओनली सीनियरिटी हम देखेंगे, और मेरिट कम सीनियरिटी में आपका परफॉर्मेंस के हिसाब से फर्स्ट मेरिट लिस्ट होगा, सीनियरिटी को नहीं देखेंगे। प्राइम केस में आपका परफॉर्मेंस के हिसाब से मेरिट होगा, फिर उसके बाद सीनियरिटी के हिसाब से आपको प्रमोशन मिलेगा। तो द सीनियरिटी लिस्ट मस्ट बी प्रॉपरली मेंटेन्ड एंड अप्रूव्ड। तो आपका जो सीनियरिटी लिस्ट है प्रॉपरली मेंटेन होना चाहिए और अप्रूव्ड होना चाहिए। ठीक है, तो ये दो चीज को हम डिस्कस करेंगे। एक सीनियरिटी कम फिटनेस है जो ग्रुप यूज्ड फॉर मोस्ट ग्रुप बी एंड सी पोस्ट, मोस्ट ग्रुप बी एंड सी पोस्ट सीनियरिटी कम फिटनेस। सीनियरिटी कम फिटनेस बहुत है, वो सीनियरिटी के हिसाब से एक्चुअली लिस्ट बनाया जाएगा, और जो हायर पोस्ट को आप जाओगे उसके लिए आप फिट हो, इतना है। मगर मेरिट कम सीनियरिटी में फर्स्ट मेरिट को हम एम्फसाइज करेंगे, उसका परफॉर्मेंस, अपर्स, क्वालिफिकेशंस, इंटीग्रिटी ये सब देखेंगे, उसके हिसाब से एक मेरिट बनेगा। मेरिट बनने के बाद फिर सीनियरिटी के हिसाब से प्रमोशन दिया जाएगा। ओके, जब मेरिट बनेगा तब सीनियरिटी नहीं दिखाया जाएगा। तो मेरिट कैसे बनेगा, परफॉर्मेंस, एनुअल परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट्स, क्वालिफिकेशंस, इंटीग्रिटी, ये देखकर फर्स्ट मेरिट बनेगा। फिर मेरिट में जिसका सीनियरिटी ज्यादा है उसको प्रमोशन दिया जाएगा। तो बेसिकली ये जो है मेरिट कम सीनियरिटी, ये ग्रुप ए पोस्ट के लिए ज्यादातर यूजफुल है। जैसे अंडर सेक्रेटरी टू डेप्यूटी सेक्रेटरी,
प्रमोशन होगा, तो ये ग्रुप ए पोस्ट के लिए एक एग्जाम्पल में दे दिया। तो एक ग्रुप ए पोस्ट के लिए बेसिकली मेरिट कम सीनियरिटी को इंपॉर्टेंस दिया जाता है, ठीक है। और अदर ग्रुप बी एंड सी पोस्ट में सीनियरिटी कम फिटनेस, सीनियरिटी को देख के लिस्ट बनाया जाता है, और जो जो पोस्ट को आपका प्रमोशन होगा वो पोस्ट के लिए आप फिट हो, ठीक है। ये दो चीज को आपको ध्यान देना है, इसके ऊपर आपको क्वेश्चन मिल सकता है। नेक्स्ट रिजर्वेशन रूल्स है। एज यूजुअल डीपीसी मस्ट फॉलो रिजर्वेशन पॉलिसीज फॉर एससी एसटी ओबीसी, एक सर्विसमैन, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन सोसाइटी, ईडब्ल्यूएस एज पर करेंट गवर्नमेंट रूल्स। तो जो रिजर्वेशन रूल्स है गवर्नमेंट का, उसको स्ट्रिक्टली डीपीसी कंसीडर करता है। एससी एसटी ओबीसी, एक सर्विसमैन और ईडब्ल्यूएस, ओके। और सेपरेट लिस्ट में भी प्रिपेयर वेयर रिक्वायर्ड, तो सेपरेट लिस्ट इसके लिए भी सपोज में भी प्रिपेयर, यदि जरूरी है तो सेपरेट लिस्ट भी प्रिपेयर होगा। रिजर्वेशन रूल्स है, ओके। जब डीपीसी में जब लिस्ट प्रिपेयर होगा, पैनल लिस्ट, तब वो रिजर्वेशन रूल्स लागू होगा एज यूजुअल जो गवर्नमेंट रूल्स के हिसाब से। असेसमेंट मेथड है नेक्स्ट। डीपीसी डज नॉट कंडक्ट इंटरव्यूज फॉर ग्रुप बी पोस्ट के लिए, कोई नॉन गेजेटेड लोअर पोस्ट के लिए कोई भी इंटरव्यू नहीं है। तो ओनली असेसमेंट होगा थ्रू रिकॉर्ड बेस्ड। तो आपका जो अपार्स है, आपका जो अदर परफॉर्मेंस है, ये आधार पर एक्चुअली असेस किया जाएगा, ठीक है। आपके ऊपर कोई डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग नहीं है कि पास्ट में आपके सपोज कोई पेनल्टी का करेंसी पीरियड चल रहा है कि नहीं, कि आपके ऊपर कोई विजिलेंस इट मीन्स केस नहीं है, ठीक है। और आपका जो बहुत आपका जो वर्क में इंटीग्रिटी है, ट्रांसपेरेंसी है, तो आपका परफॉर्मेंस को असेस रिकॉर्ड को स्क्रूटिनी किया जाएगा, ठीक है। तो असेसमेंट इज डन थ्रू रिकॉर्ड बेस्ड स्क्रूटिनी। आपका क्वालिफिकेशंस, आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस, आपका प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, आपका अपार्स का जो 5 इयर्स में क्या आपको ग्रेड मिला था, तो ये सब को रिकॉर्ड किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है सील्ड कवर प्रोसीजर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि इफ एन एम्प्लॉय इज अंडर इन्वेस्टिगेशन, यदि एम्प्लॉय के ऊपर कुछ डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग पेंडिंग है, कोई सपोज कोई एम्प्लॉय सस्पेंशन है और उसके ऊपर डिसिप्लिनरी केस अभी पेंडिंग है, डिसिप्लिनरी केस इनिशिएट हो रहा है, चल रहा है, तो उस केस में क्या होगा, आप तो डीपीसी आपको कंसीडर करेगा, मगर आपके ऊपर जो डिसीजन होगा वो सील्ड कवर में रहेगा। जब पूरा वो केस से आप एक्सोनरेट हो जाओगे, तब वो सील्ड कवर ओपन किया जाएगा। वही है, इफ एन एम्प्लॉय इज अंडर इन्वेस्टिगेशन देयर केस इज केप्ट इन ए सील्ड कवर अंटिल द आउटकम इज फाइनलाइज्ड। जब तक आपका आउटकम फाइनलाइज नहीं हुआ है, तब तक वो आपका सील्ड कवर में रहेगा। ऐसा नहीं है कि आपके ऊपर डिसिप्लिनरी केस पेंडिंग है, कि डिसिप्लिनरी केस चल रहा है और आपको डीपीसी कंसीडर नहीं करेगा। डीपीसी कंसीडर करेगा, मगर आपके ऊपर जो डिसीजन होगा वो सील्ड कवर में रहेगा। और जो डिसिप्लिनरी केस आपके ऊपर चल रहा है, जब उसका पूरा आउटकम आ जाएगा, तब उसके बाद ही सील्ड कवर ओपन होगा। कंपोजिशन देखेंगे डीपीसी का, में एक टेबल उसके बाद है, क्लियरली एक चेयरपर्सन है, ठीक है, सीनियर ऑफिसर यूजुअली फ्रॉम ए डिफरेंट डिपार्टमेंट, मेंबर्स normally 2 or more of at least the same level or senior to the post considered. SC/ST member must be included if reserved category candidates are being considered. ये कंपोजिशन है डीपीसी का, मगर अभी एक हम टेबल देखेंगे, उसमें डिफरेंट पोस्ट के लिए यहाँ पर क्लियरली मेंशन किया गया है। आप देखिए कंपोजिशन ग्रुप ए पोस्ट के लिए, चेयरपर्सन सीनियर मोस्ट ऑफिसर, ग्रुप ए पोस्ट के लिए सीनियर मोस्ट ऑफिसर हायर रैंक, एटलीस्ट 2 ऑफिसर्स ऑफ अप्रोप्रिएट लेवल, और यदि यूपीएससी से कोई रिप्रेजेंटेटिव रहता है तो रहेगा, इफ रिक्वायर्ड अंडर रूल्स यूपीएससी का कोई रिप्रेजेंटेटिव रहेगा। तो ग्रुप ए पोस्ट के लिए यदि रूल्स में है, यूपीएससी रिप्रेजेंटेटिव का रूल्स में है तो रह सकता है, ये ग्रुप ए पोस्ट के लिए। ग्रुप बी गेजेटेड हेड ऑफ द डिपार्टमेंट और इक्विवेलेंट, वो चेयरपर्सन रहेंगे, 2 सीनियर ऑफिसर्स रहेंगे, और मेंबर्स फ्रॉम SC/ST OBC इफ एप्लीकेबल, ठीक है। ग्रुप बी नॉन गेजेटेड, senior officer chairperson, 2 members, 1 may be from outside department, representation as per rules, जो रूल में है उसके हिसाब से कोई एक मेंबर रिप्रेजेंट करेगा। ग्रुप सी पोस्ट सीनियर ऑफिसर नॉट बिलो द लेवल ऑफ अपॉइंटिंग अथॉरिटी, जो भी सीनियर ऑफिसर रहेगा वो अपॉइंटिंग अथॉरिटी से उसका जो रैंक कम नहीं रहेगा। 2 others from same or allied department, SC/ST OBC representative if required,
तो ये ओवरऑल एक कंपोजिशन दिया है, डीपीसी कंपोजिशन फॉर डिफरेंट पोस्ट, ठीक है। तो इसको आप देख लीजिए, क्लियर। नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी देखेंगे डीपीसी मीटिंग्स का। क्या डीपीसी मीटिंग्स का फ्रीक्वेंसी है, क्या मस्ट बी हेल्ड रेगुलरली, आइडियली एनुअली, राइट, टू अवॉइड स्टैग्नेशन। तो रेगुलरली डीपीसी एवरी डिपार्टमेंट में होता है डीपीसी मीटिंग, और आइडियली एनुअली होता है, ठीक है। और मीटिंग डेट्स आर फिक्स्ड इन एडवांस एंड नोटिफाइड टू ऑल मेंबर्स। तो जो मीटिंग डेट होगा, डीपीसी मीटिंग डेट होगा, वो एडवांस में डिक्लेयर किया जाएगा और ऑल मेंबर्स को भी नोटिफाई कर दिया जाएगा। क्रूशियल डेट फॉर डिटरमाइनिंग जो एलिजिबिलिटी है, कौन सा डेट, कैसे एलिजिबिलिटी फॉर प्रमोशन, कौन सा कट ऑफ डेट होगा एलिजिबिलिटी फॉर प्रमोशन। ऑलवेज आप देखिए, फॉर प्रमोशन बाय सिलेक्शन थ्रू डीपीसी, कैलेंडर ईयर को हम लेते हैं 1 जनवरी, कैलेंडर ईयर बेस्ड डीपीसी 1 जनवरी ऑफ दैट ईयर। 1 जनवरी से हम जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, हम जो देखेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, वो 1 जनवरी से 2019 नोटिफिकेशन से 1 जनवरी से, ठीक है। हम आपका जो एलिजिबिलिटी है, एलिजिबिलिटी पर प्रमोशन को हम काउंट करेंगे। फॉर एमएससीपी मॉडिफाइड अश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन, आप जानते हो मॉडिफाइड अश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन में क्या है, 10 ईयर्स, 20 ईयर्स, 30 ईयर्स में आपका पे लेवल चेंज होगा। तो एलिजिबिलिटी इज काउंटेड फ्रॉम द डेट ऑफ एंट्री। यहां पर जो एमएससीपी के लिए आपको कंफ्यूजन नहीं होना है, फ्रॉम द डेट ऑफ एंट्री इनटू सर्विस। सपोज 10 ईयर्स में आपका पे लेवल अपग्रेड होगा, तो आपका डेट ऑफ एंट्री, आप सर्विस में जो एंट्री किया था जिस डेट से, वहां से हम कैलकुलेट करेंगे 10 ईयर्स, 20 ईयर्स एंड 30 ईयर्स। हम ये नहीं है कि हम जो कैलेंडर ईयर को हम देखेंगे, नॉट बेस्ड ऑन ए क्रूशियल डेट लाइक डीपीसी। मगर डीपीसी में क्या है, हम जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखेंगे वो जनवरी 1, बेसिकली कैलेंडर ईयर को देखें जनवरी 1, ठीक है। मगर एमएससीपी में नहीं होगा। एमएससीपी में जो आपका जो पे लेवल अपग्रेड होगा 10 ईयर्स में, 20 ईयर्स में, 30 ईयर्स में, वहां पर आप किस डेट में आप ज्वाइन किए थे, ऑन विच डेट एक्चुअली यू जॉइन द जॉब, फ्रॉम दिस डेट एक्चुअली वी काउंट 10 ईयर्स, 20 ईयर्स एंड 30 ईयर्स। बट इन डीपीसी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो 1 जनवरी से हम लेंगे, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट वन, कंसिडरेशन ऑफ ऑफिसर्स ऑन डेपुटेशन एंड फॉरेन सर्विस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आप सपोज डेपुटेशन में हो अदर डिपार्टमेंट में और फॉरेन सर्विस में हो, तो इस केस में सपोज आपको डीपीसी आपको कंसिडर करता है, तो आपको किस तरीके का बेनिफिट मिलेगा, उसको हम डिस्कस करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके ऊपर भी क्वेश्चन आता है। कंसिडरेशन ऑफ ऑफिसर्स ऑन डेपुटेशन एंड फॉरेन सर्विस फॉर प्रमोशन, आप एक डीओपीटी गाइडलाइंस है, अब देख लीजिए, मेंशन है जो 4 दिसंबर 2013। तो ऑफिसर्स ऑन डेपुटेशन और फॉरेन सर्विस विद इन और आउटसाइड इंडिया remain part of their parent cadre and are eligible for promotion as per rules laid down in recruitment rules and DPC instructions। तो as usual आप डेपुटेशन में हो कि आप फॉरेन सर्विस में हो, चाहे विद इन कंट्री एंड अब्रोड, आप पार्टिसिपेट करोगे एज यूजुअल आपका पेरेंट कैडर में। जैसे एज यूजुअल आप प्रमोशन के लिए एलिजिबल हो तो आप पार्टिसिपेट करोगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप ये नहीं बोल सकते कि मैं डेपुटेशन पीरियड में हूँ, कि मैं फॉरेन सर्विस में हूँ और मैं एलिजिबल हूँ मेरा पेरेंट कैडर में प्रमोशन के लिए, मगर मुझे कंसिडर नहीं किया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। आप डेपुटेशन में है, आप फॉरेन सर्विस में है, विद इन इंडिया, आउटसाइड ऑफ इंडिया, नो प्रॉब्लम, आप एलिजिबल हो प्रमोशन के लिए, आपको कंसिडर करेगा डीपीसी, ठीक है। अभी उसके ऊपर डिटेल्स देखेंगे। एलिजिबिलिटी फॉर प्रमोशन while on deputation and foreign service, right, they must be considered by DPC along with other eligible officers in the parent department। जैसे as usual आपका पेरेंट कैडर में जो एम्प्लॉइज एलिजिबल है, एज यूजुअल आप एलिजिबल है, आप डेपुटेशन में है अदर डिपार्टमेंट में, फॉरेन सर्विस में आप एक्स कैडर पोस्ट में है, मगर फिर भी आपका पेरेंट कैडर में आप एलिजिबल हो, तो आपको कंसिडर करेगा डीपीसी। तो आप जो डेपुटेशन पीरियड में, कि फॉरेन सर्विस पीरियड में जो आप काम कर रहे हो, वो भी क्वालिफाइंग सर्विस के हिसाब से काउंट होगा। क्योंकि आप जानते हो जो प्रमोशन, जो रिक्रूटमेंट रूल्स है, जब प्रमोशन का बात आता है तब एक मिनिमम क्वालिफाइंग सर्विस है, जैसे 5 ईयर्स, मिनिमम 5 ईयर्स क्वालिफाइंग सर्विस होना चाहिए, तब आप प्रमोशन के लिए एलिजिबल होंगे। एक एग्जांपल, एक अजम्पशन लेता हूं, तो रिक्रूटमेंट रूल्स वो बता रहा है कि सपोज आपका है एक 8 ईयर्स में आप प्रमोशन के लिए एलिजिबल हो। तो जब आप डेपुटेशन में काम कर रहे हो, एक्स कैडर इट मींस डिपार्टमेंट में, डेपुटेशन और फॉरेन सर्विस में आप काम कर रहे हो, वहां वो भी आपका जो एलिजिबल क्वालिफाइंग सर्विस है उसमें काउंट होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मिनिमम क्वालिफाइंग सर्विस होना चाहिए प्रमोशन के लिए।
तो वो काउंट होगा। अच्छा, बोरोइंग ऑर्गेनाइजेशन से अपर्स आपका एनुअल परफॉर्मेंस अप्राइजल रिपोर्ट चाहिए 5 ईयर्स का, तो आपका बोरोइंग डिपार्टमेंट आपका पेरेंट कैडर डिपार्टमेंट को दे देगा अपार, क्योंकि अभी आप सपोज बोरोइंग डिपार्टमेंट में काम कर रहे हो तो अपार मेंटेन कौन कर रहा है? बोरोइंग डिपार्टमेंट कर रहा है, तो बोरोइंग डिपार्टमेंट आपका अपार को पेरेंट कैडर डिपार्टमेंट को दे देगा। ठीक है, क्लियर? नेक्स्ट, हाउ दे गेट प्रमोशनल बेनिफिट्स। अच्छा, प्रमोशनल बेनिफिट्स कैसे मिलेगा? यहां पर तो हम क्लियर हो गए कि आप डेपुटेशन में हो कि फॉरेन सर्विस में हो, तो आप एज यूजुअल आप एलिजिबल हो आपके पेरेंट कैडर में प्रमोशन के लिए, तो आपको कंसीडर किया जाएगा। ठीक है, तो बेनिफिट्स क्या है? ऑफिसर इज प्रमोटेड, ये सिनेरियो देखिए व्हाट हैपेंस, यहां पर मैं एक टेबल बना दिया। ऑफिसर इज प्रमोटेड व्हाइल ऑन डेपुटेशन और फॉरेन सर्विस, प्रमोशन इज विथहेल्ड फिजिकली बट रिजर्वेशन ऑफ प्रमोशन इज मेड। जब तक आप डेपुटेशन फॉरेन सर्विस में हो आपका प्रमोशन इज विथहेल्ड फिजिकली, आपका प्रमोशन विथहेल्ड रहेगा, क्योंकि आप जब तक डेपुटेशन सपोज यहां पर आपका पेरेंट कैडर में प्रमोशन पैनल लिस्ट में आप आ गए, जब आप आकर ज्वाइन करोगे तब आपको वो प्रमोशन बेनिफिट मिलेगा। आप रिपेट्रिएट होना चाहिए, आपको रिटर्न आना चाहिए आपका पेरेंट कैडर में, और पेरेंट कैडर में आपका प्रमोशन हुआ तो प्रमोशन पोस्ट में आप जब ज्वाइन करोगे तब आपको बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, तो जब तक आप डेपुटेशन में हो, यहां पर आपका पेरेंट कैडर में आपका प्रमोशन हो गया और आपका लिस्ट पैनल लिस्ट में आ गया और आपका प्रमोशन लिस्ट में आ गया, मगर जब तक आप डेपुटेशन में काम कर रहे हो वो विथहेल्ड रहेगा, मगर रिजर्वेशन ऑफ प्रमोशन इज ऑलरेडी मेड। अपन रिपेट्रिएशन, जब आप रिपेट्रिएशन मीन्स आप आपका पेरेंट कैडर को आ जाएंगे, ऑफिसर इज ग्रांटेड प्रमोशन, ये देखिए यहां पर क्लियरली मेंशन है, ऑफिसर इज ग्रांटेड प्रमोशन फ्रॉम द डेट ऑफ अजम्पशन ऑफ चार्ज इन प्रमोटेड पोस्ट। जब आप रिपेट्रिएट हो जाओगे, आपका पेरेंट कैडर आ जाओगे, आकर आप जो प्रमोटेड पोस्ट में आप ज्वाइन करोगे तब से आपको जो प्रमोशन का बेनिफिट है तब मिलेगा। ठीक है, तो क्लियर? तो नेक्स्ट वन, ऑफिसर इज ग्रांटेड प्रमोशन, ये पार्ट को देखिए, ऑफिसर इज ग्रांटेड प्रमोशन फ्रॉम द डेट ऑफ अजम्पशन ऑफ चार्ज इन प्रमोटेड पोस्ट। ठीक है, इफ द पोस्ट इज एट ए हायर लेवल देन डेपुटेड वन, इफ द पोस्ट जो डेपुटेशन पोस्ट में हो और आपका कंपेयर करेंगे डेपुटेशन पोस्ट और प्रमोटेड पोस्ट जो है हायर है देन द डेपुटेशन पोस्ट, तो आप रिटर्न आ जाइए और आपका जो पेरेंट कैडर में आपका प्रमोटेड पोस्ट ज्वाइन कीजिए, तो आपको बेनिफिट मिलेगा। ऑफिसर मस्ट रिटर्न टू अज्यूम चार्ज ऑफ प्रमोटेड पोस्ट टू क्लेम इट। ठीक है, और एक है इसमें आपका तो पेरेंट कैडर में आपका प्रमोशन हुआ, मगर ये देखा गया कि आपका डेपुटेशन पोस्ट आपका जो प्रमोटेड पोस्ट सेम है। इफ द पोस्ट ऑन डेपुटेशन मैचेस द प्रमोशनल पोस्ट, आपका डेपुटेशन पोस्ट, ठीक है, आपका डेपुटेशन पोस्ट आपका प्रमोशन पोस्ट सेम है, तो ऑफिसर में भी अलाउड टू होल्ड प्रमोशन इन सिटू डिपेंडिंग ऑन रूल्स। तो ये जो प्रमोशन इन सिटू मीन्स क्या है ना, आप डेपुटेशन में हो मगर आपको प्रमोशन का जो बेनिफिट है वो वहां पर मिलेगा, क्योंकि कब ये होगा? जब जो आपका डेपुटेशन पोस्ट है वो प्रमोटेड पोस्ट के साथ इक्विवेलेंट है, तब यदि रूल के है आपका रिक्रूटमेंट रूल्स में है, तो जो रिक्रूटमेंट रूल्स के हिसाब से यदि समान होगा डेपुटेशन पोस्ट और बेसिकली प्रमोटेड पोस्ट, तब इस केस में जो प्रमोटेड पोस्ट में जो बेनिफिट मिलना चाहिए, आप डेपुटेशन पोस्ट में हो मगर वो प्रमोटेड पोस्ट का बेनिफिट एज यूजुअल आपको मिल सकता है। ठीक है, क्योंकि रूल्स में है, आपका रूल्स में होगा तो ये चीज है। तो उसमें हमको क्लियरली पिक्चर मिला कि आपका पेरेंट कैडर में आपका सपोज प्रमोशन हुआ मगर आपको रिपेट्रिएट, आपको आकर ज्वाइन करना है, प्रमोटेड पोस्ट में आकर आप ज्वाइन करोगे तो आपको बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, जब तक आप ज्वाइन नहीं करोगे तब तक वो विथहोल्ड होकर रहेगा। और एक जो लास्ट पॉइंट है मैं बता, जब आप आपका डेपुटेशन पोस्ट और आपका प्रमोटेड पोस्ट सेम होगा तो इस केस में रूल्स के हिसाब से जो प्रमोटेड पोस्ट में जो भी बेनिफिट है, यहां पर आप डेपुटेशन पोस्ट में हो फिर भी आपका प्रमोटेड पोस्ट का बेनिफिट मिल सकता है रूल्स के हिसाब से, यदि रूल्स है आपका डिपार्टमेंट में। ठीक है, उसको थोड़ा देखेंगे। ये सेंटेंस को देख लीजिए, आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आता है। मीनिंग ऑफ ऑफिसर मे बी अलाउड टू होल्ड प्रमोशन इन सिटू। तो टर्म इन सिटू इन लैटिन फेज मीनिंग इन द सेम प्लेस, माने इट मीन सेम प्लेस मीन्स आपका डेपुटेशन पोस्ट और आपका प्रमोटेड पोस्ट सेम है। तो इस केस में एन ऑफिसर हु इज ऑन डेपुटेशन और फॉरेन सर्विस may be allowed to hold and enjoy the promotional post or benefits without physically moving back to the parent department। अभी क्लियर हो गया? आप पेरेंट
रिपेट्रिएट आपका नहीं हुआ, क्योंकि यहां पर आपका डेपुटेशन पोस्ट और प्रमोटेड पोस्ट सेम है। आप एक्चुअली फिजिकली आकर ज्वाइन नहीं किए प्रमोटेड पोस्ट में, आपका रिपेट्रिएशन नहीं हुआ, मगर फिर भी आपका डेपुटेशन पोस्ट में आप हो, मगर फिर भी आपका प्रमोशनल बेनिफिट जो है आपको मिलेगा। ओके, हियर सी कंटिन्यूज ऑन डेपुटेशन इन द सेम प्लेस बट विद द स्टाटस ऑफ द प्रमोटेड पोस्ट। आप सेम प्लेस में हो, डेपुटेशन में, डेपुटेशन पोस्ट में हो, मगर आपका प्रमोटेड पोस्ट का जो बेनिफिट आपको मिलेगा। तो ये जो मीनिंग है, ये ऑफिसर में भी अलाउड, ये जो मीनिंग आप देखिए, ऑफिसर में भी अलाउड टू होल्ड प्रमोशन इन सिटू, राइट। तो इसको आप थोड़ा ध्यान दीजिए, राइट। नेक्स्ट चलेंगे, पे एंड सीनियरिटी इफेक्ट्स देखेंगे। वही डेपुटेशन में हो, फॉरेन सर्विस में हो, और यहाँ पर आपका प्रमोशन हुआ पेरेंट कैडर में, तो आपका कैसे पे फिक्सेशन होगा। तो जब आप रिपेट्रिएशन होकर, ऑन रिपेट्रिएशन एंड अजम्पशन ऑफ द प्रमोटेड पोस्ट, तो आप जब आप आ गए, फिर रिटर्न आ गए, आप डेपुटेशन पोस्ट से रिटर्न आ गए और आपका पेरेंट कैडर में प्रमोटेड पोस्ट में आप जब ज्वाइन करोगे, तो फंडामेंटल रूल 22I सबसेक्शन ए सबसेक्शन 1, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके हिसाब से आपका पे फिक्सेशन होगा। ठीक है, 22I फॉर फंडामेंटल रूल 22I सबसेक्शन ए सबसेक्शन 1 के हिसाब से आपका पे फिक्सेशन होगा, मगर आपको आपका रिपेट्रिएशन होगा, तो आप रिटर्न आ जाओगे डेपुटेशन पोस्ट से आकर आपका पेरेंट कैडर पोस्ट में जो प्रमोटेड पोस्ट है ज्वाइन करोगे। और यदि आप वही डेपुटेशन में रहोगे, कंटिन्यू करोगे, तो ये जो पे फिक्सेशन है वो डिफर्ड होगा। प्रमोशन पे फिक्सेशन इज डिफर्ड, क्योंकि आप आकर ज्वाइन करना चाहिए, आप अभी तक तो ज्वाइन नहीं किया, और अभी आप वही डेपुटेशन पोस्ट में कंटिन्यू कर रहे हो। इफ द ऑफिसर इज अलाउड टू कंटिन्यू ऑन डेपुटेशन, ऑफिसर को अलाउ किया गया वही डेपुटेशन जो पोस्ट है आप कंटिन्यू करोगे, तो उसमें आपका जो प्रमोशन पे फिक्सेशन है वो डिफर्ड होगा। ठीक है, और सीनियरिटी रहेगा, द ऑफिसर रिटर्न सीनियरिटी in the promoted grade from the date promotion would have been effective had they been in the cadre, not from repatriation। आप अभी तक रिपेट्रिएशन आपका नहीं हुआ, मगर फिर भी आपका सीनियरिटी एज यूजुअल रहेगा, क्योंकि फ्रॉम द डेट प्रमोशन वुड हैव बीन इफेक्टिव। प्रमोशन जो आपका प्रमोशन है वो इफेक्टिव हो गया फ्रॉम द, जिस डेट से आपका प्रमोशन इफेक्टिव हुआ, मगर अभी आप डेपुटेशन पोस्ट में हो, आपका अभी रिपेट्रिएट नहीं हुआ। ठीक है, आपका जो प्रमोशन है, जो जिस डेट में आपका प्रमोशन इफेक्टिव हुआ उसके हिसाब से, जैसे आपका पेरेंट कैडर में, उसके हिसाब से आपका सीनियरिटी रहेगा, क्योंकि अभी रिपेट्रिएट नहीं हुआ है, इसमें कंफ्यूजन नहीं है, अभी आपका रिपेट्रिएट नहीं हुआ। मगर यदि आप सपोज मान लो, यदि आप क्या पेरेंट कैडर में होते और आपका जिस डेट से आपका प्रमोशन इफेक्टिव होता, तो उसके हिसाब से आपका सीनियरिटी मेंटेन होता, उसी के हिसाब से आपका सीनियरिटी मेंटेन होगा। ओके, अभी तक आपका रिपेट्रिएशन नहीं हुआ है, मगर फिर भी आपका सीनियरिटी मेंटेन होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट वन, इफ ऑफिसर रिफ्यूजेस प्रमोशन और रिपेट्रिएशन, यदि ऑफिसर मना कर देता है कि मुझे प्रमोशन नहीं है, मुझे रिपेट्रिएट नहीं करना है, क्योंकि आपको रिपेट्रिएट करना है और फिजिकली आपको प्रमोशन पोस्ट में जब ज्वाइन करोगे तब आपको प्रमोशन बेनिफिट्स मिलेगा, आप रिफ्यूज कर दिया, तो प्रमोशन में भी ट्रीटेड एज डिक्लाइंड, प्रमोशन को डिक्लाइन कर दिया जाएगा। तो कोई स्टैंड बाई ऑफिसर है उसको प्रमोट कर दिया जाएगा, और ये केस में ऑफिसर में लूज सीनियरिटी इन द प्रमोशन ग्रेड, आपका प्रमोशन ग्रेड में जो सीनियरिटी आप लूज करोगे, तो ये यदि इफ ऑफिसर रिफ्यूजेस प्रमोशन और रिपेट्रिएशन। ठीक है, क्लियर। चलो नेक्स्ट पार्ट आप देखेंगे, डेपुटेशन केस में कंसिडरेशन एस्पेक्ट व्हाइल ऑन डेपुटेशन आफ्टर रिपेट्रिएशन। एस्पेक्ट कंसिडरेशन फॉर प्रमोशन, आप डेपुटेशन एक्स कैडर पोस्ट में आप काम कर रहे हो, यदि आपका पेरेंट कैडर में एलिजिबल हो प्रमोशन के लिए, आपको कंसिडर किया जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रमोशन बेनिफिट्स आपका व्हाइल ऑन डेपुटेशन, ओके, आफ्टर रिपेट्रिएशन ग्रांटेड होगा। प्रमोशनल बेनिफिट क्या है, जब आपका पेरेंट कैडर को रिटर्न आकर आप प्रमोटेड पोस्ट में ज्वाइन करोगे, तब आपको प्रमोशन बेनिफिट्स मिलेगा, ये वही है, आफ्टर रिपेट्रिएशन ग्रांटेड होगा। पे फिक्सेशन नो इमीडिएट बेनिफिट, मगर आप जब आके प्रमोटेड पोस्ट में ज्वाइन करोगे, तो जो फंडामेंटल रूल है 22I सबसेक्शन ए और सबसेक्शन 1 के हिसाब से आपका पे फिक्सेशन होगा। मगर जब आप फिजिकली आकर आपका पेरेंट कैडर में प्रमोटेड पोस्ट में ज्वाइन करोगे,
सीनियरिटी एज यूजुअल रहेगा, चाहे आप रिपेट्रिएट कर रहे हो कि नहीं फ्रॉम द, जैसे आप एज यूजुअल अज्यूम कर लो कि मैं अभी पेरेंट कैडर पोस्ट में हूं और बाकी जिस डेट में आपका प्रमोशन इफेक्टिव हुआ तो उसके हिसाब से आपका सीनियरिटी आप मेंटेन करोगे, चाहे आप रिपेट्रिएट अभी तक नहीं किया। ओके, काउंटेड फ्रॉम ड्यू डेट रिटेन, आपका आफ्टर रिपेट्रिएशन रिटेन काउंटेड फ्रॉम ड्यू डेट, जिस डेट से आपका प्रमोशन को इफेक्टिव किया गया उसी डेट से आपका सीनियरिटी माना जाएगा। आपका सीनियरिटी आप रिटर्न करोगे मगर अभी तक आपका रिपेट्रिएट नहीं हुआ। ठीक है, तो ये थोड़ा पिक्चर में दे दिया। ठीक है, तो क्लियर हो गए। जैसे डेपुटेशन फॉरेन सर्विस केस में सपोज आप डेपुटेशन और फॉरेन सर्विस में हो और आप यहाँ पर पेरेंट कैडर में एलिजिबल हो प्रमोशन के लिए, तो क्या आपका बेनिफिट्स है हमने डिस्कस किया। अभी सील्ड कवर प्रोसीजर एंड पेनल्टीज के ऊपर जाएंगे। सील्ड कवर प्रोसीजर में क्या है, यदि ऑफिसर इज अंडर सस्पेंशन और कोई डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग अभी पेंडिंग है तो आपको डीपीसी कंसीडर करेगा, मगर आपके ऊपर जो भी डिसीजन होगा प्रमोशन रिलेटेड वो सील्ड कवर में रहेगा अंटिल द केस एक्चुअली रिजल्व। जब तक केस रिजल्व नहीं हुआ है तब तक वो सील्ड कवर में रहेगा। और यदि आप पूरा एक्जोनरेट हो जाते हो, जो एक्चुअली चार्ज आपके ऊपर इंपोज हुआ है उससे आप एक्जोनरेट हो जाते हो, तो आपका जो प्रमोशन रेट्रोस्पेक्टिव माने पास्ट जो जिस डेट से होना चाहिए आपका, जो आपका प्रमोशन जिस डेट से एक्चुअली प्रमोशन इफेक्टिव होना चाहिए उसी डेट से होगा। ठीक है, मगर अभी क्या होगा, सील्ड कवर क्या होगा, यदि आप सस्पेंशन पीरियड में हो और आपके ऊपर कोई डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग चल रहा है तो उस केस में डीपीसी आपको कंसीडर करेगा, मगर आपके ऊपर जो भी डिसीजन होगा वो सील्ड कवर में रहेगा। ओके, जब तक उसका पूरा आउटकम ना आ जाए तब तक वो सील्ड कवर में रहेगा। यदि पूरा आप एक्जोनरेट हो जाता है, जो चार्ज भी लगा है आपके ऊपर, वो चार्ज से आप मुक्त हो जाते हो, तब आपको रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट में आपका प्रमोशन इफेक्टिव होगा। एक्चुअली नॉर्मली जैसे जिस डेट्स में प्रमोशन आपका इफेक्टिव होना चाहिए उसी डेट से आपका इट मींस प्रमोशन इफेक्ट होगा यदि आप पूरा आपके ऊपर जो चार्ज लगा है अब उससे मुक्त हो जाते हो। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ पेनाल्टीज ऑन प्रमोशन। अच्छा, यहाँ पर दो क्वेश्चन आता है कि कभी कभी क्वेश्चन पूछते कि माइनर पेनाल्टीज हमारे ऊपर है, तो माइनर पेनाल्टी जैसे आपका सपोज सेंसियोर जैसा माइनर पेनल्टीज है, जनरली डू नॉट बार प्रमोशन, आपका कोई प्रमोशन के लिए बार नहीं होगा, मगर यहाँ पर द डीपीसी में ग्रेड द ऑफिसर लोअर बेस्ड ऑन कंडक्ट के हिसाब से आपको थोड़ा में ग्रेड द ऑफिसर लोअर बेस्ड ऑन कंडक्ट, मगर इसमें कोई प्रमोशन के लिए कोई बार नहीं होगा। जैसे माइनर पेनल्टीज लाइक सेंसियोर एग्जाम्पल दिया है। ठीक है, और मेजर पेनल्टीज में आपका अभी सपोज बार प्रमोशन ड्यूरिंग पेनल्टी करेंसी, क्योंकि अभी पेनल्टी आपके ऊपर चल रहा है, पेनल्टी करेंसी चल रहा है, तो उसमें अभी तो पूरा पेनल्टी करेंसी वो कंप्लीट नहीं हुआ है, तब तक आपका प्रमोशन विथहोल्ड रहेगा। ठीक है, तो ये दो चीज, इफेक्ट ऑफ पेनल्टीज और प्रमोशन, तो ये दो चीज देखना है। माइनर पेनल्टीज केस में सेंसियोर जैसा माइनर पेनल्टी लगता है तो कोई प्रमोशन के लिए कोई बार नहीं होगा, और मेजर पेनल्टीज लाइक रिडक्शन इन रैंक, कंपल्सरी रिटायरमेंट, जो ये सब जो चार्ज लगा है, तो बार प्रमोशन ड्यूरिंग पेनल्टी करेंसी, क्योंकि पेनल्टी करेंसी चल रहा है और उसमें आपका प्रमोशन को विथहोल्ड किया जाएगा। ठीक है, बाकी प्रोसेस ऑफ रिकमेंडेशंस ऑफ डीपीसी, तो डीपीसी का जो रिकमेंडेशन है उसके ऊपर क्वेश्चन आता है। रिकमेंडेशंस ऑफ डीपीसी एक एडवाइजरी इन नेचर होता है और उसको अप्रूव करना चाहिए अपॉइंटिंग अथॉरिटी, उसको अप्रूव करना चाहिए, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आता है, आप याद रखिए। जो डीपीसी का जो रिकमेंडेशन होगा वो एडवाइजरी नेचर होगा, एडवाइजरी नेचर इसके ऊपर क्वेश्चन आता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, और उसको कौन अप्रूव करेगा, अपॉइंटिंग अथॉरिटी उसको अप्रूव करना चाहिए जो भी डीपीसी रिकमेंडेशन दिया है। ठीक है, और उसमें है यदि प्रोसीजर व्हेन द अपॉइंटिंग अथॉरिटी डज नॉट एग्री विद डीपीसी रिकमेंडेशंस, यदि डीपीसी रिकमेंडेशंस को अपॉइंटिंग अथॉरिटी उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा है तब क्या होगा, क्योंकि अपॉइंटिंग अथॉरिटी जो है उसको अप्रूव करना चाहिए रिकमेंडेशंस को डीपीसी का, मगर यहां पर एक्चुअली डीपीसी रिकमेंडेशंस को अपॉइंटिंग अथॉरिटी उसके ऊपर एग्री नहीं है, तो उसके ऊपर थोड़ा हम देखेंगे, इसके ऊपर क्वेश्चन आता है। द अपॉइंटिंग अथॉरिटी इज नॉट बाउंड टू एक्सेप्ट द डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमिटी रिकमेंडेशंस ब्लाइंडली। आप ये देखिए, वो डीपीसी रिकमेंडेशन से क्या एडवाइजरी होता है, ये नहीं कि इट इज मैंडेटरी फॉर द अपॉइंटिंग अथॉरिटी टू एक्सेप्ट द रिकमेंडेशंस ऑफ डीपीसी ब्लाइंडली।
मस्ट फॉलो ए प्रॉपर रीजन्ड एंड फेयर प्रोसीजर इफ चूजेस टू डिफर। यदि अपॉइंटिंग अथॉरिटी डिफर करता है, जो डीपीसी रिकमेंडेशंस दिया है वो रिकमेंडेशंस को डिफर करता है, तो वो एक प्रॉपर एक रीजन और एक फेयर प्रोसीजर फॉलो करेगा कि इस रीजन के वजह से सपोज जो डीपीसी जो रिकमेंडेशंस दिया है मैं उसमें एग्री नहीं हूं। ओके, तो यहां पर देखिए पॉइंट 1, डीपीसी रिकमेंडेशंस आर एडवाइजरी नॉट बाइंडिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके ऊपर क्वेश्चन आता है। तो डीपीसी's रोल इज एडवाइजरी, द फाइनल अथॉरिटी रेस्ट विद द अपॉइंटिंग अथॉरिटी। फाइनल अथॉरिटी एक्चुअली उसको रिकमेंडेशंस को अप्रूव करेगा अपॉइंटिंग अथॉरिटी। तो डीपीसी रिकमेंडेशंस कैरी सिग्निफिकेंट वेट एंड कैन नॉट बी ओवररूल्ड आर्बिट्ररीली। आर्बिट्ररीली मींस आपका मर्जी में नहीं है, आप उसको ओवररूल कर सकते हो कि नहीं ये डीपीसी रिकमेंडेशंस जो है उसको ऐसे ब्लाइंडली उसको आप रिजेक्ट नहीं कर सकते। ओके, आपको प्रॉपर रीजन देना है कि इसी रीजन के वजह से इस एरिया में मैं डीपीसी रिकमेंडेशंस को मैं एक्सेप्ट नहीं कर रहा हूं। तो ये जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी वो मगर आर्बिट्ररीली वो नहीं बोलेंगे कि डीपीसी रिकमेंडेशंस को मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा, ऐसा नहीं। तो क्योंकि डीपीसी रिकमेंडेशन एक वेट होता है और एक प्रॉपर रीजन के साथ आप डिसएग्री करोगे, अपॉइंटिंग अथॉरिटी डिसएग्री करेगा। ठीक है, और ग्राउंड्स फॉर डिसएग्रीमेंट यहां पर देख लीजिए, येलो लाइन को, ग्राउंड्स फॉर डिसएग्रीमेंट मस्ट बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग इफ द अपॉइंटिंग अथॉरिटी डिसएग्रीज विथ एनी पार्ट ऑफ द रिकमेंडेशन। कोई भी एनी पार्ट ऑफ द रिकमेंडेशन को सपोज अपॉइंटिंग अथॉरिटी डिसएग्री कर रहा है तो वो प्रॉपर रीजन, प्रॉपर राइटिंग विथ रीजन, ओके, रिकॉर्ड रीजंस क्लियरली इन राइटिंग कि इसी पार्ट का जो डीपीसी रिकमेंडेशंस का इसी पार्ट को मैं डिसएग्री कर रहा हूं क्योंकि इसी रीजन के वजह से। ओके, सो प्रोवाइड जस्टिफाइड ऑब्जेक्टिव एंड वेरीफाइबल ग्राउंड्स और वेग डिससैटिस्फैक्शन इज नॉट सफिशिएंट। आप ऐसे बोल दोगे आर्बिट्ररली, ऐसे नहीं होगा। आपको राइटिंग में आपको क्लियरली मेंशन करना है अपॉइंटिंग अथॉरिटी को कि इसी एरिया में मैं एग्री नहीं कर रहा हूं कि इसी रीजन की वजह से। ठीक है, फिर अगेन रिफरेंस बैक टू डीपीसी फॉर रिकंसिडरेशन। तो जिस पार्ट को डीपीसी रिकमेंडेशंस का जिस पार्ट को अपॉइंटिंग अथॉरिटी ने डिसएग्री किया और डिसएग्री करके रीजन के साथ वो रिटन में दे दिया डीपीसी को, तो फिर डीपीसी उसको रिकंसिडर करेगा, री एग्जामाइन करेगा। द अपॉइंटिंग अथॉरिटी मस्ट नॉट यूनिलैटरली अल्टर और ओवरराइड द पैनल। पैनल को चेंज कर देंगे कि उसको ओवरराइड करेंगे, ऐसा कुछ नहीं। अपॉइंटिंग अथॉरिटी कुछ जिस एरिया में डिसएग्री कर रहा है उसको रिटन में दे देगा डीपीसी को री एग्जामाइन करने के लिए विथ प्रॉपर रीजन। तो उसमें डीपीसी उसको री एग्जामाइन करेगा। इंस्टेड द केस शुड बी रिफर्ड बैक टू द सेम डीपीसी if possible with the specific points of disagreement and request for re-examination। तो क्लियर है। फिर भाई सेम डीपीसी, ऐसा नहीं है कि डीपीसी जो पैनल है उसको अल्टर कर दिया जाएगा, उसको ओवररूल, ऐसा कुछ नहीं। सेम डीपीसी को रिफर कर दिया जाएगा कि इसी स्पेसिफिक पॉइंट्स में एक्चुअली मैं डिसएग्री कर रहा हूं और ये भी रीजन है, तो उसको री एग्जामाइन किया जाए। ये अपॉइंटिंग अथॉरिटी का ये वॉइस रहेगा। ठीक है, डीपीसी री एग्जामाइन करेगा उसको। द डीपीसी में रीइटरेट इट्स ओरिजिनल रिकमेंडेशन विथ रीजंस। सपोज डीपीसी बोलेगा नहीं, मेरा जो ओरिजिनल रिकमेंडेशंस था मैं स्टिक हूं, आई स्टिक ऑन माय ओरिजिनल रिकमेंडेशन, वो भी रीजन देगा। और क्या है, मॉडिफाई भी कर सकता है। ओके, तो जब री एग्जामाइन के लिए भेज दिया जाएगा सेम डीपीसी को, वो भी फास्ट बोलेगा कि मेरा जो रिकमेंडेशंस था वो मैं स्टिक कर रहा हूं, उसको मैं चेंज नहीं करूंगा, और वो रीजन देगा। और यदि कुछ मॉडिफाई करके उसमें ऐड कर सकता है। तो फाइनल डिसीजन बाय द अपॉइंटिंग अथॉरिटी। फिर अपॉइंटिंग अथॉरिटी के पास आएगा। सपोज आप जो रिवाइज्ड हुआ डीपीसी ओपिनियन, सपोज अपॉइंटिंग अथॉरिटी कुछ एरिया में वो उसको एक्सेप्ट एग्री नहीं कर रहा है और रीजन के साथ, फिर री एग्जामाइन होकर फिर अपॉइंटिंग अथॉरिटी के पास आया, अपॉइंटिंग अथॉरिटी फिर उसको कुछ एरिया में डिसएग्री किया और रीजन के साथ। तो इस केस में क्या होगा, वो नेक्स्ट हायर अथॉरिटी को जाएगा। यदि आप री एग्जामाइन के बाद, डीपीसी का री एग्जामाइन के बाद यदि अपॉइंटिंग अथॉरिटी कुछ एरिया में डिसएग्री कर रहा है, तब वो क्या किया जाए, नेक्स्ट हायर अथॉरिटी को रिकमेंड कर दिया जाएगा। तो वो रिकमेंड करेगा अपॉइंटिंग अथॉरिटी, ओन रिकमेंडेशंस देकर नेक्स्ट हायर अथॉरिटी को भेज देगा, और जो नेक्स्ट हायर अथॉरिटी का डिसीजन होगा वो फाइनल होगा। ओके, तो री एग्जामाइन होगा, डीपीसी री एग्जामाइन करेगा, फिर डीपीसी भेजेगा अपॉइंटिंग अथॉरिटी के पास, फिर अपॉइंटिंग अथॉरिटी एग्री नहीं कर रहा है कुछ एरिया में, तो उस केस में अपॉइंटिंग अथॉरिटी रिकमेंडेशंस के साथ जो नेक्स्ट हायर अथॉरिटी है उनको भेजा जाएगा, और भेजने के बाद नेक्स्ट हायर अथॉरिटी ही फाइनल डिसीजन लेंगे।
तो इसमें है कि डीपीसी का रिकमेंडेशन जो है बाइंडिंग नहीं है। एक बार आएगा अपॉइंटिंग अथॉरिटी, कुछ एरिया में डिसएग्री करेगा तो अपॉइंटिंग अथॉरिटी फिर क्या करेगा, रिटन देगा सेम डीपीसी को विथ रीजंस। फिर डीपीसी को बोला जाएगा कि इस एरिया को री एग्जामाइन किया जाए, और डीपीसी स्टिक रह सकता है, डीपीसी में बी स्टिक ऑन द ओरिजिनल रिकमेंडेशन और मे ऐड समथिंग, ठीक है। फिर वो री एग्जामाइन होकर आएगा अपॉइंटिंग अथॉरिटी री एग्जामाइन के बाद यदि कुछ एरिया में अपॉइंटिंग अथॉरिटी डिसएग्री करता है तो वो रिकमेंडेशंस के साथ वो क्या करेगा, ओन रिकमेंडेशंस देकर वो नेक्स्ट हायर अथॉरिटी को भेजेगा अपॉइंटिंग अथॉरिटी। तो जो नेक्स्ट हायर अथॉरिटी रहेगा वो फाइनल डिसीजन लेगा, ठीक है। और रेट्रोस्पेक्टिव प्रमोशंस may be granted in certain cases. Suppose vacancy existed earlier but promotion was delayed. Actually vacancy पहले था वैकेंसी मगर प्रमोशन डिले में हुआ, तो इस केस में रेट्रोस्पेक्टिव वो जो डेट में होना चाहिए था, एक्चुअली प्रमोशन इफेक्टिव होना चाहिए था, उसी डेट से इफेक्टिव होगा। और सील्ड कवर केस में बोला कोई डिसिप्लिनरी केस पेंडिंग है तो अभी सील्ड कवर में रहेगा डिसीजन। जब वो आउटकम्स आ जाएगा, आउटकम्स में जो भी चार्ज लगा था ऑफिसर के ऊपर, यदि वो एक्सोनरेट मुक्त हो जाता है तो वो रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट में उसका प्रमोशन इफेक्टिव होगा। और कोई लिटिगेशन डिलेज हो गया, कोई लिटिगेशन डिलेज के वजह से सपोज आपका प्रमोशन लेट हुआ मगर वो रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट में उसको इट मींस आपका प्रमोशन पीरियड को इफेक्टिव किया जाएगा। तो रेट्रोस्पेक्टिव प्रमोशन से 3 केसेस को आप देखिए, वही पास्ट डेट से आपका इफेक्टिव होगा इस 3 केस में, ठीक है। रेट्रोस्पेक्टिव डेट मींस एक्चुअली जो ओरिजिनल होना चाहिए, जो आपका प्रमोशन डेट इफेक्टिव होना चाहिए उसी डेट से होगा, मगर डिले सपोज आपको जो इंफॉर्मेशन मिलेगा वो डिले में मिलेगा, तो रेट्रोस्पेक्टिव मींस वही पास्ट डेट से होगा, ठीक है। वो तीनों केस में देख लीजिए। नेक्स्ट वन, डेट फ्रॉम विच, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डेट फ्रॉम विच प्रमोशन इज ट्रीटेड एज रेगुलर। तो किस डेट से आपका प्रमोशन को ट्रीटेड एज रेगुलर माना जाएगा। The general principle is that promotion of officers included in the panel would be regular from either or the date of validity of the panel, एक इसको लेना है, और the date of their actual promotion, ये दोनों में जो बाद में होगा, जो आपका वैलिडिटी ऑफ द फ्रॉम द डेट ऑफ द वैलिडिटी ऑफ द पैनल, जिस डेट से आपका पैनल वैलिडिटी हुआ, और एक है जिस डेट में एक्चुअली आप प्रमोशन पोस्ट में ज्वाइन किए, इस दोनों में से जो बाद में होगा उसी से आपको आपका प्रमोशन ट्रीटेड एज रेगुलर, ठीक है। आइदर 1 और 2 विच एवर इज लेटर। इसके ऊपर भी एक एग्जाम्पल है, आप एग्जाम्पल देख लीजिए। पैनल वैलिडिटी स्टार्ट्स, एक्चुअली पैनल का जो प्रमोशन पैनल वैलिडिटी स्टार्ट्स ऑन 1 जनवरी 2025, मगर आपका प्रमोशन हुआ इसी डेट में 15 मार्च 2025 में आप ज्वाइन किए प्रमोटेड पोस्ट में, तो आपका रेगुलर प्रमोशन कब से होगा, जो लेटर, ओके, जो ये सपोज 1 है, ये 2 है, आइदर 1 और 2 विच एवर इज लेटर है 15 मार्च, तो इसी से आपका प्रमोशन रेगुलर होगा, ट्रीटेड एज रेगुलर, ठीक है। तो इसको देख लीजिए। नेक्स्ट चलेंगे, कोई एडिशनल वैकेंसीज आ जाता है, केसेस ऑफ एडिशनल वैकेंसीज फॉर डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी, मगर इसमें एक ऑप्शन है। जब एडिशनल वैकेंसी कब आता है, सपोज डेथ है कि रेजिग्नेशन है, वॉलंटरी रिटायरमेंट है, ये सब केस में क्या है, एडिशनल वैकेंसीज आ जाता है। तो उसमें क्या होगा, वैकेंसीज, आप ऑप्शन को देखिए, वैकेंसीज अराइजिंग आफ्टर डीपीसी इज हेल्ड, डीपीसी हेल्ड होने के बाद एक्चुअली ये वैकेंसी अराइज हो रहा है, मगर सेम ईयर में, बट बिफोर प्रमोशन ऑर्डर्स आर इशूड। डीपीसी हो चुका है, डीपीसी के बाद फिर वैकेंसी अराइज हो रहा है, एडिशनल वैकेंसी, मगर अभी प्रमोशन ऑर्डर्स इशू नहीं हुआ, बिफोर प्रमोटिंग ऑर्डर्स आर इशूड, ठीक है। तो इस केस में इफ न्यू वैकेंसीज अराइज आफ्टर द डीपीसी मीटिंग बट बिफोर द पैनल इज अप्रूव्ड और प्रमोशन ऑर्डर्स आर इशूड, डीपीसी कंप्लीट हो चुका है, डीपीसी मीटिंग हो चुका है, बट बिफोर द पैनल इज अप्रूव्ड, बिफोर द पैनल इज अप्रूव्ड और बिफोर द प्रमोशन ऑर्डर्स इशूड, अभी तक प्रमोशन ऑर्डर इशू नहीं हुआ है, अभी तक पैनल अप्रूव नहीं हुआ है, डीपीसी कंप्लीट हो चुका है, डीपीसी कंप्लीट होने के बाद एक्चुअली हम डिटेक्ट किया कि एडिशनल वैकेंसी है, मगर तब क्या है, बिफोर द अप्रूवल ऑफ पैनल और बिफोर द प्रमोशन ऑर्डर्स इशूड। तो इस केस में और एक बार डीपीसी मीटिंग नहीं होना चाहिए, उसमें उसको एडजस्ट किया जाएगा, ठीक है।
दे फॉल विद इन द वैलिडिटी पीरियड ऑफ द पैनल, नो चेंज इन द जोन ऑफ कंसिडरेशन इज रिक्वायर्ड। इसमें वही जोन ऑफ नो चेंज इन, उसमें बेसिकली जोन ऑफ कंसिडरेशन को नो चेंज, कोई चेंजेस नहीं आना चाहिए, और दे फॉल विद इन द वैलिडिटी पीरियड ऑफ द पैनल। ठीक है, ऐसे डीम्ड वैकेंसीज हो जाता है, सपोज रिटायरमेंट है, वॉलंटरी रिटायरमेंट, रेजिग्नेशन, डेथ, इस केस में एडिशनल वैकेंसी अराइज हो जाता है। और एडिशनल वैकेंसी कैसे होता है, सपोज वैकेंसीज ड्यू टू प्रमोशन और ट्रांसफर ऑफ एग्जिस्टिंग इनकम्बेंट्स, जो एग्जिस्टिंग इनकम्बेंट्स है उनका ट्रांसफर हो गया कि ड्यू टू प्रमोशन, उसमें क्या है, यदि एडिशनल वैकेंसीज अराइज होता है तो इस केस में। और रिजर्व और कैरी फॉरवर्ड, सपोज प्रीवियस ईयर जो रिजर्व सीट था वो फिलअप नहीं हुआ था, वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा प्रेजेंट ईयर को। ऑन फील्ड रिजर्व वैकेंसीज फॉर एससी एसटी ओबीसी फ्रॉम प्रीवियस ईयर्स में बी कैरिड फॉरवर्ड, दीज आर एडिशनल टू द करेंट ईयर्स वैकेंसी। करेंट ईयर वैकेंसी के साथ उसको हम एडिशनल वैकेंसी लेंगे। और कोई क्रिएशन ऑफ न्यू पोस्ट, इफ द न्यू पोस्ट आर क्रिएटेड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी एंड आर इफेक्टिव बिफोर द डीपीसी मीट्स, दे कैन बी इंक्लूडेड इन द वैकेंसी काउंट फॉर दैट डीपीसी। तो ये कुछ ऑप्शंस दे दिया, मगर आपको याद रखना है डीपीसी मीटिंग खत्म हो चुका है मगर पैनल अप्रूव नहीं हुआ है, और आपका जो प्रमोशन ऑर्डर इशू नहीं हुआ है, तब डिपार्टमेंट डिटेक्ट किया कुछ एडिशनल वैकेंसी अराइज हो गया, जैसे डेथ है, रेजिग्नेशन है, वॉलंटरी रिटायरमेंट है। तो इस केस में क्या होगा, उसको जो उसी पैनल जो है ना, अभी जो पैनल तो अप्रूव नहीं हुआ है, प्रमोशन ऑर्डर तो इशू नहीं हुआ है, तब आपको सेकेंड डीपीसी मीटिंग करना जरूरत नहीं है। उस पैनल को एक्चुअली वो एडिशनल वैकेंसी जो पोस्ट है उसी पैनल से वो उसको एडजस्ट किया जाएगा, उसमें कोई डीपीसी का सेकेंड मीटिंग होना जरूरी नहीं है। मगर कभी कभी सेकेंड मीटिंग होता है, क्योंकि सेकेंड मीटिंग कब होगा, डीपीसी का सेकेंड मीटिंग सेम ईयर में यदि सेम ईयर में होता है, ठीक है, सेम ईयर में होता है, जैसे डीपीसी मीटिंग कंप्लीट हो गया मगर अभी पैनल अप्रूवल नहीं हुआ है कि प्रमोशन ऑर्डर इशू नहीं हुआ है, तब कुछ एडिशनल वैकेंसी आ गया, तो उसको जो पैनल अभी अप्रूवल होने जा रहा है उसी से ही एडजस्ट किया जाएगा सेम ईयर में। सेकेंड डीपीसी मीटिंग कब होगा, जैसे डीपीसी हो गया, पैनल को अप्रूवल कर दिया गया है और आपका प्रमोशन ऑर्डर इशू हो गया, इसके होने के बाद यदि कोई एडिशनल वैकेंसी आता है तब सेकेंड डीपीसी मीटिंग को इनवाइट किया जाएगा, सेम ईयर में यदि होता है। ठीक है, तो एडिशनल अनफोर्सिन और एडिशनल वैकेंसीज, इफ एडिशनल वैकेंसीज नॉट एंटिसिपेटेड एट द टाइम ऑफ अर्लियर डीपीसी अराइज ड्यूरिंग द सेम पैनल ईयर, ए फ्रेश डीपीसी मे बी कन्वेंट टू फुलफिल देम। तो ये कंडीशन क्या है, सेम कैलेंडर ईयर लीजिए, एग्जाम्पल में मैं दे दूंगा, सेम कैलेंडर ईयर लीजिए, अभी पैनल एक डीपीसी मीटिंग हो गया, पैनल अप्रूवल हो गया, प्रमोशन ऑर्डर इशू हो गया, और अभी जो पैनल हुआ था उसमें वो एग्जॉस्टेड हो चुका है, और उसके बाद एडिशनल वैकेंसी आ रहा है सेम कैलेंडर ईयर में, तब सेकेंड डीपीसी मीटिंग इनवाइट किया जाएगा। और द सेकेंड डीपीसी रिक्वायर्स द अप्रूवल ऑफ द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी एंड शुड फॉलो द सेम प्रोसीजर। जो सेकेंड डीपीसी होगा वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी का अप्रूवल होगा और सेम प्रोसीजर होगा। और वैकेंसी जो होगा मस्ट बिलोंग टू द सेम पैनल ईयर। सेम पैनल ईयर हम कैसे लेते हैं, कैलेंडर ईयर, जनवरी 1 to 31 दिसंबर। ठीक है, सेम कैलेंडर ईयर में यदि कोई एडिशनल वैकेंसी आ जाता है और अभी पैनल अप्रूवल हो चुका है, प्रमोशन ऑर्डर इशू हो चुका है जो फर्स्ट डीपीसी का, और उसमें जो पैनल था वो पैनल एग्जॉस्टेड हो चुका है, तो ऑब्वियसली सेकेंड डीपीसी मीटिंग होगा एडिशनल पोस्ट को कवर अप करने के लिए। नो नीड टू वेट फॉर नेक्स्ट ईयर मल्टीपल हम कर सकते हैं, मल्टीपल डीपीसीज कर सकते हैं एक ईयर में एडिशनल वैकेंसीज को कवर अप करने के लिए। ठीक है, देखिए एक एग्जांपल दिया है, फर्स्ट डीपीसी हेल्ड इन जनवरी 2025 फॉर 5 वैकेंसीज। एक्चुअली जनवरी 2025 में डीपीसी हेल्ड हुआ 5 वैकेंसीज के लिए, तो पैनल अप्रूवल हो गया, उसके बाद प्रमोशन ऑर्डर इशू हो गया और पैनल भी एग्जॉस्ट हो गया। अगस्त 2025 में 2 मोर पोस्ट बिकेम वैकेंट, फिर अगस्त में क्या है और 2 मोर पोस्ट वैकेंट दिखा रहा है, एडिशनल वैकेंसीज आ गया कि ड्यू टू रिटायरमेंट है कि क्रिएशन ऑफ न्यू पोस्ट, ऑप्शन है रिटायरमेंट है, क्रिएशन ऑफ न्यू पोस्ट है, डेथ है, रेजिग्नेशन है, उसके वजह से 2 मोर पोस्ट वैकेंट हो गया, तो एडिशनल वैकेंसीज आ गया अगस्त में, तो उसमें सेकेंड डीपीसी हेल्ड होगा। ओके, और 2 एडिशनल वैकेंसीज को फिलअप करने के लिए, क्योंकि फर्स्ट जो डीपीसी हुआ था
उसमें जो पैनल को अप्रूवल किया गया था कि ऑलरेडी प्रमोशन ऑर्डर इशू हो चुका है, कि फर्स्ट पैनल जो हुआ था वो एग्जॉस्टेड हो चुका है, तो ऑटोमेटिकली ये 2 एडिशनल वैकेंसीज को फिलअप करने के लिए क्या होगा ना, सेकेंड डीपीसी मीटिंग होगा। ठीक है, क्लियर। तो इस तरीके से बढ़िया पॉइंट्स को मैं डिस्कस किया, उसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। मेजर था जो डेपुटेशन और फॉरेन सर्विस केस और सील्ड कवर, डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग, और जब अपॉइंटिंग अथॉरिटी डिसएग्री करता है कुछ एरियाज में, सपोज रिकमेंडेशन ऑफ डीपीसी, जैसे डीपीसी का जो रिकमेंडेशन से वो एडवाइजरी है, नॉट बाइंडिंग है, और री एग्जामाइन होगा, री एग्जामाइन के बाद भी सपोज अपॉइंटिंग अथॉरिटी कुछ एरिया में डिसएग्री कर रहे हैं, तब नेक्स्ट हायर अथॉरिटी को जाएगा। तो ऐसे सब बहुत कुछ चीज को मैं डिस्कस किया। और कब सेकेंड डीपीसी मीटिंग हेल्ड होगा, मोर देन 1 डीपीसी मीटिंग सेम कैलेंडर ईयर में हेल्ड हो सकता है कि नहीं, यदि एडिशनल वैकेंसीज क्रिएट होगा। तो बहुत कुछ चीज को मैं डिस्कस किया। ठीक है, बहुत क्लैरिटी के साथ मैं डिस्कस किया। सो माय फ्रेंड्स, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर माय चैनल, लाइक माय चैनल, सो दैट you can get notification for my upcoming videos. आज इतना ही है। थैंक यू, नमस्कार ऑल ऑफ यू।